दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो प्री बोर्ड का ए और ब खंड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स खंड के बारे में देखेंगे। देखिए, 17 से 20 तक के जो उत्तर हैं उनकी शब्द सीमा 100 शब्द है। इसमें पहला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण देखिए, यदि हमारे पास ZnO है और ये कार्बन से इसकी क्रिया करवाएं तो Zn अलग हो जाता है या अपचित हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो यहाँ Zn था, जिंक के पास ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन ये इससे निकल गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। और दूसरी ओर देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और वृद्धि हो रही है तो ये ऑक्सीकरण होता है। तो एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरो-क्षार प्रक्रिया क्या है, समझाइए और इसका समीकरण देते हुए आवश्यक चित्र बनाइए। देखिए, क्लोरो-क्षार अभिक्रिया क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। क्लोरो-क्षार प्रक्रिया क्या है? देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl और इसका जलीय विलयन इस प्रकार, जलीय विलयन जल डालोगे तो जलीय विलयन बन गया। ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है और इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो क्लोरीन गैस बनेगी और एक क्षारक बनेगा जो कि NaOH है, और एक गैस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जो क्लोरीन और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोरो-क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम परिभाषा लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरीन और क्षार प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और इस अभिक्रिया के लिए जो चित्र है वो इस प्रकार है। तो ये आप इसका चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर जो एनोड और कैथोड दिए गए हैं और जो एनोड है उस पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और जो कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में 19वें क्वेश्चन का जो अथवा है वो है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन का नामांकित चित्र है। इसमें ऊपर ये नासा द्वार है, फिर मुख गुहा, फिर गर्सनी, फिर कंठ और फिर श्वास नली। और श्वास नली उपास्थि की बनी होती है जिस पर सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। और ये जो पसलियाँ हैं उन पसलियों के पीछे फुफ्फुस हैं और ये श्वसनी है और ये श्वसनिकाएँ हैं, ये कुपिकाएँ हैं, ये कुपिका कोश है और ये नीचे डायफ्राम है। और इन कुपिकाओं को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो साइड में एरो का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस एरो के चिन्ह में यहाँ ये दिखाए गए हैं कुपिकाएँ और ये श्वसनिकाएँ। जो ये आपकी श्वसन नली है, ये श्वसन नली 2 भागों में विभाजित होती है, फिर शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिकाएँ कहते हैं। तो ये शाखाओं के रूप में जो प्रदर्शित हो रही हैं या दिखाई दे रही हैं आपको, ये श्वसनिकाएँ हैं और इसके अंतिम सिरे पर ये गोलाकार संरचनाएं हैं, वो कुपिकाएँ हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, या इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि मानव श्वसन की क्रियाविधि समझाए, इस प्रकार भी इसको हम समझ सकते हैं। या जो फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय है वो मानव की श्वसन की जो क्रियाविधि है वही है। तो यहाँ देखिए, नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासा में वायु महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है।
जो अंत में गुब्बारे जैसी जो रचना है में अलंकृत हो जाता है, जिसे वायु कुपिकाएँ कहते हैं। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जाल होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से एकत्रित CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और यहाँ वायु कुपिकाओं में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करती है। ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है या जो विनिमय है वो कुपिकाओं में किस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु एक गैसों का मिश्रण है जो कि हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों में पहुंचने के बाद में यानी कि पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठेगी और डायफ्राम नीचे चपटा हो जाएगा। इस कंडीशन में ये जो संपूर्ण वायु है वो कुपिकाओं में भर जाती है और कुपिकाओं पर रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ऑक्सीजन जो रुधिर के अंदर चली जाती है और रुधिर के द्वारा जो CO2 लाई जाती है वो जो फेफड़े हैं उनमें आ जाती है। और जब ये क्रिया विपरीत होती है, पसलियाँ सिकुड़ती हैं और डायफ्राम फैलता है, उस कंडीशन में जो फेफड़े हैं उस पर दाब लगेगा, जिससे कुपिकाओं में दाब लगने के कारण जो फेफड़े में स्थित जो वायु है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ पर ये दो कंडीशन होती हैं। हम ये जानते हैं कि जो वायु दाब है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो वायु है वो प्रवाहित होती है। तो जैसे ही जो कुपिकाओं पर दाब लगता है, और ये कुपिकाओं पर दाब कब लगेगा, जब पसलियाँ सिकुड़ती हैं और डायफ्राम फैलता है, उस कंडीशन पर पसलियों पर दाब लगेगा, जिससे अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है और जो शरीर के बाहर का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। इस कारण जो फेफड़ों में भरी हुई वायु है वो बाहर निकल जाती है और उसके साथ ही CO2 गैस बाहर निकल जाती है। और जब बाहर का जो वायु दाब है वो ज़्यादा हो जाता है और अंदर का यानी फेफड़ों का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, और उस कंडीशन में जो वायु है वो शरीर के अंदर जाती है। तो ये मानव में श्वसन की क्रियाविधि। 19वां क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय व क्षुद्रांत में पाचन समझाइए। ये मानव पाचन तंत्र है, जिसमें पहला जो अंग है मुख, और मुख में जीवा, और फिर ये गर्शिका है, ये डायफ्राम है, पित्ताशय, पीत नली, यकृत, अग्नाशय, आमाशय, क्षुद्रांत, वद्रांत, गुदा, और ये अपेंडिक्स या परिशेषिका। तो इस प्रकार मानव पाचन तंत्र का ये नामांकित चित्र है। अब इसके बाद में आमाशय व क्षुद्रांत में पाचन समझाइए। तो आमाशय में जो पाचन है वो इस प्रकार है। देखिए, मुख से भोजन इसोफेगस द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रस या जठर रस, एसियल एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा होते हैं। एसियल अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है, और श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक जो स्तर होता है कि अम्ल से सुरक्षा करता है। आमाशय में इस पचित भोजन को कायम कहा जाता है। आमाशय में जो पचित भोजन होता है उसको कायम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो जठर ग्रंथियां 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है। एक तो एसियल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और दूसरा पेप्सिन, और तीसरा श्लेष्मा रस। तो जो एसियल है ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। और श्लेष्मा वो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उसकी एसियल से सुरक्षा करती है, क्योंकि एसियल एसिड है और एसिड उसकी आंतरिक सतह को नुकसान या हानि पहुंचा सकता है। इसलिए श्लेष्मा झिल्ली उस अम्ल से आमाशय की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करती है।
तो ये था आमाशय में पाचन। और फिर क्षुद्रांत में पाचन। देखिए क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस सब का पूर्ण पाचक का स्थल है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन क्षुद्रांत में होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत में आंत्रीय रस, मतलब क्षुद्रांत की जो आंतरिक भाग है उससे आंतरीय रस स्त्रावित होता है। और यकृत और अग्नाशय ग्रंथि ये भी अपना अपना रस स्त्रावित करती हैं। यकृत से पीतरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस स्त्रावित होता है। जो पीतरस होता है वो भोजन का माध्यम कार्य करता है, और जो वसा है उसका पायशीकरण करता है। क्योंकि जो वसा होती है क्षुद्रांत में बड़ी गोलियों के रूप में रहती है, और उन गोलियों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, या ये जो पीतरस है वो वसा की बड़ी गोलियों को खंडित करता है। इस प्रक्रिया को पायशीकरण कहते हैं। पायशीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। अग्नाशयी रस ट्रिप्सिन एंजाइम स्त्रावित करता है, जिससे प्रोटीन पाचन होता है। आंशिक पाचन जो होता है वो पेप्सिन द्वारा होता है, और पूर्ण पाचन है वो ट्रिप्सिन द्वारा होता है। आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, और वसा है उसको गिल्सरोज और वसीय अम्लों में बदल देता है। तो इस प्रकार ये क्षुद्रांत में पाचन था। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। जो क्षुद्रांत होता है उसमें भोजन का पूरा पाचन होता है। तो यकृत के द्वारा जो स्त्रावित होने वाला जो रस है उसको पीत रस कहते हैं। और पीत रस के दो कार्य हैं, एक तो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना, और एक वसा का पायशीकरण करना। इसी प्रकार जो अग्नाशयी रस होता है इसमें एंजाइम होते हैं, और जो एंजाइम है वो एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूरा पाचन करता है। और जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत में लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करता है। इसके अलावा जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत की आंतरिक सतह से भी एक रस स्त्रावित होता है, और वो रस क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार आमाशय में पाचन की क्रिया थी। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में ग्राही का कार्य, ग्राही संवेदनशील अंग होते हैं जो पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, जहां इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है एवं संबंधित उचित अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित तरह कार्य न कर पाए तो संबंधित अनुक्रिया उचित नहीं होगी। यानी कि जो ग्राही अंग होते हैं हमारे, या हमारे शरीर में जो ग्राही अंग होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण में जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके माध्यम से ये सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, और मस्तिष्क उस सूचनाओं का विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करने के बाद में वो अनुक्रिया देगा, और उन अनुक्रिया देने पर जो ग्राही है वो उचित कार्य के लिए जो हमारी पेशियां हैं उनको बाधित करता है। तो ये अगर हमारी ग्राही तंत्रिकाएं हैं या जो ग्राही अंग हैं वो कार्य न करें तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, और ये उचित अनुक्रिया नहीं होती है। फिर इसके बाद में अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। दूसरा, इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है और अचानक होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं में थोड़ा समय लगेगा और ये अचानक होती हैं। उदाहरण, हृदय का धड़कना, सांस लेना, पाचन क्रियाएं, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जबकि छींक आना, मुंह में लार आना, या पैर में कांटा चुभने पर तुरंत ऊपर उठा लेना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अब इसके बाद में जो मस्तिष्क है उसका ये नामांकित चित्र है। जो ये भाग है प्रमस्तिष्क है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और ये अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग प्रमस्तिष्क है, और ये मस्तिष्क एक हड्डियों के ढांचे में सुरक्षित रहता है जिसको कपाल या खोपड़ी कहते हैं। और ये मध्य मस्तिष्क है, और ये जो पश्चिम मस्तिष्क है इसके तीन भाग हैं, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। और ये मेरुरज्जु है, और यहाँ पर ये जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है, और ये ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं।